नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है इतिहास विषय से संबंधित। देखिए 10 मई भारतीय इतिहास में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आधुनिक भारत के प्रारंभ की तिथि कही जाती है। क्यों कही जाती है, देखिए आपको आज पता चलेगा। 10 मई सन 1857 हमारे करंट अफेयर की शुरुआत यहीं से होती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं आपको वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर से डायरेक्ट लिंक हैं, अर्थात जिन प्रश्नों से जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ाना चाहूंगा। जबरदस्ती में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारा समय वैसे ही बहुत प्रीशियस होता है, बहुमूल्य होता है। ठीक है, देखिए 10 मई सन 1857 इस दिन हुआ क्या था। उस दिन भारत देश में मेरठ में, आपको पता है ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर क्या कर रखे थे, कब्जा किया था उन्होंने। तो मेरठ में 20 NINLC पैदल सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां से जितने लाइंस लिखी सभी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी में, एसएससी में, वनडे एग्जाम में, हर जगह पर ये भी पूछा जा चुका है। 1857 डेट भी पूछी जा चुकी है, ये मेरठ भी पूछा जा चुका है, ये जो इन्फेंट्री है पैदल सैन्य टुकड़ी 20 NINLC ये भी पूछी जा चुकी, सब कुछ पूछा जा चुका है। ये भी पूछा जा चुका है इनफील्ड पुरानी वाली कौन सी गन थी, नई वाली कौन सी गन थी, ये भी पूछी जा चुकी। तो देखिए हुआ क्या था, 10 मई सन 1857 को मेरठ में 20 NINLC पैदल जो सैन्य टुकड़ी थी उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने जो पुरानी वाली बंदूक चलती थी ब्राउन बैच, उसकी जगह पर एक नई गन आई थी एनफील्ड वाली, उसको चलाने से मना कर दिया था। एक्चुअल में होता क्या, आपने देखा होगा पहले जो बंदूकें चलती थी वैसे नाल रहती थी, उसमें बारूद भरा जाता था और उसको ऐसे ऐसे जो रॉड थी उसे ठोका जाता था टाइट, उसके बाद चलाया जाता था। अब आपने एक बार फायर कर दिया तो आपको थोड़ी देर क्या करनी पड़ेगी, फिर से उसमें बारूद भरना पड़ेगा, तब तक आप चलाएंगे। तो उसमें क्या टाइम वेस्ट होता था, है ना। अब ऐसे में क्या हो रहा है, एक आपको नई गन मिल रही है, उसमें जो बंदूक है वो चर्बी से पैक है, उस चर्बी को आपको मुंह से काटना है और उसको अंदर डाल देना है। ठीक है, मतलब आपको गोलियां मिल गई। ये लोगों को मंजूर नहीं था। उनमें ये अफवाह फैला दी गई कि वो जो चर्बी है वो विशेषतः गाय के और सुअर के मांस की बनाई गई। अब आपको पता है दो मेजर धर्म भारत देश, एक हिंदू और एक मुस्लिम। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए जो सुअर है वो अपवित्र है, तो दोनों आप उसका उपयोग कैसे करते, इसीलिए ये तात्कालिक विद्रोह का कारण बन गए चर्बी वाले कारतूस। देखिए ये इंस्टेंट घटना नहीं है। 1857 के विद्रोह के लिए दीर्घकालिक कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण थे, जैसे कि डलहौजी की हड़प नीति, जैसे कि वेलेजली की सहायक संधि, जैसे कि बहुत सारे क्या राजनीतिक पहलू, जैसे कि धार्मिक पहलू, मिशनरीज की क्या अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश। आज भी आप देखेंगे मिशनरीज एक्सपांड करने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे इसके लिए क्लॉज थे, बहुत सारे कारण थे, उसमें हम कभी बाद में देखेंगे। हाल फिलहाल में आप इतना देखिए कि 10 मई 1857 को क्या हो गया, जो भरी हुई थी पूरा का पूरा बारूद, उसमें चिंगारी का काम इस एनफील्ड राइफल ने कर दिया और ये डेट हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, 10 तारीख को जैसे ही मेरठ में विद्रोह हुआ, जो सैनिक थे वो विद्रोह कर गए। उन्होंने अपने जो उच्चाधिकारी थे उनको क्या कर दिया, मार दिया, और मारने के बाद फिर वो मेरठ से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। दिल्ली की ओर प्रस्थान किए तो जो वहां के मुगल शासक थे, जिनको उन्होंने क्या किया था, पेंशनर बना के रखा था ब्रिटिशर्स ने, उनको दोबारा 11 मई मतलब जस्ट एक दिन के बाद सुबह सुबह ही पहुंच गए थे। 11 मई को दिल्ली की गद्दी पर पुनः लाल किले पर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को बैठा लिया गया और सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, बख्त खां। इसके बाद जस्ट जून में क्या हुआ, कानपुर में विद्रोह हुआ। कानपुर में विद्रोह कर रहे थे पेशवाई के दत्तक पुत्र, क्या नाम था, नाना साहिब। साथ में इनके सेनापति थे तात्या टोपे। यहां से क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा देखिए लखनऊ में विद्रोह हुआ, यहाँ पे किया किसने, लीड किया बेगम हजरत महल ने। इसके अलावा झांसी में विद्रोह हुआ, बहुत फेमस, जो आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर जो बिहार में आता है, यहाँ का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था और रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, मॉडर्न इंडिया का जो इतिहास है वो इससे यहाँ पे देखने को मिलता है। एक और लाइन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है 1857 से संबंधित, वीडी सावरकर ने इस 1857 के विद्रोह को एक सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। इस तरह से आज के दिन का ही हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर था उसको हमने देख लिया। ठीक है, जैसा कि हम हर दिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है हम उसको
देखते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए भाई, फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट। फोर्ब्स ने इंडिया की जो बिलियनर्स लिस्ट है वो जारी की है। इसमें आपको पता है एज यूजुअल प्रथम नंबर पर आए हैं भारत देश के सबसे अमीर व्यक्ति या एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो, जिसका आप लोग अधिकतर उपयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर भारत देश के अमीर है जिनका नाम है राधा किशन दमानी, $13 बिलियन के साथ ही दूसरे नंबर पर है। और मुकेश अंबानी की संपत्ति $36 बिलियन। आप देखिए लॉकडाउन की वजह से काफी कम हो गई संपत्ति, शेयर मार्केट भी डाउन हो गया, फिर भी ये अपने पहले नंबर पर अंबानी क्या है, कायम। इसके अलावा आपको पता होगा लास्ट मंथ ही मैंने आपको लिस्ट बताई थी फोर्ब्स की वर्ल्ड वाली, उसमें पहले नंबर पर आए थे कौन, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस, 113 बिलियन की संपत्ति के साथ। दूसरे नंबर पर आए थे बिल गेट्स और तीसरे नंबर पर आए थे बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है उत्तर प्रदेश की सरकार। रोज नए नए करंट अफेयर्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए जो लेबर एक्ट है, जो लेबर लॉज है, उसको क्या कर दिया, 3 साल के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 पूछा जा सकता है आपसे कितने दिन के लिए, तो 3 साल के लिए निलंबित कर दिया। पूरे नहीं किए हैं, जैसे कि पेमेंट से संबंधित क्लॉज को छोड़ दिया है कि कोई किसी की पेमेंट देगा ही देगा, पेमेंट देने से नहीं करेगा, कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, है ना। जो लाल फीता शाही से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, इंस्पेक्टर शाही से, उसको इन्होंने कम करने की कोशिश की है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने आप को जीवित रख सके, मर ना जाए। इस लॉकडाउन जैसी व्यवस्था में क्या कर सके, भारत देश की अर्थव्यवस्था जैसे तैसे चल सके। आपने देखा था, मैंने लास्ट डे आपको बताया था कि मूडीज ने भारत देश की ग्रोथ रेट 0% पर ला दी है। ये समस्याओं से हमें क्या है, निपटना। उत्तर प्रदेश सरकार आपको पता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर था, उनको प्लाज्मा कोवेलेंट प्लाज्मा थेरेपी का क्या किया था, उपयोग किया गया था। टीम 11 इन्होंने प्रारंभ किया। बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास भाई टाइगरों की संख्या। टाइगर की संख्या पश्चिम बंगाल का जो वन विभाग है, उन्होंने जो उनके पास जो टाइगर्स है, बंगाल टाइगर, जो सुंदरबन के डेल्टा में मुख्यतः पाए जाते हैं, उनकी गणना की है और वो थोड़े से बढ़ गए हैं। पहले 88 थे और अब 96 हो गए। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। अब आप देखिए सुंदरबन का जिक्र आ गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक वर्ड जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, है ना। मैं कई बार बोल चुका हूं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसीलिए मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा कम भारत देश से संबंधित तो हम चीजें देख ही ले। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से पहले प्रश्न तो ये आता है कि ये शब्द किसने दिया था, तो ये शब्द दिया था भाई नॉर्मन मेयर ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था, नॉर्मन मेयर ने 1988 में। जो टोटल हॉटस्पॉट है दुनिया में वो है 35 और 35 में से 4 आते हैं भारत देश में। ठीक है भाई, अब ये 4 देखिए, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बायोडायवर्सिटी हो, जैविक भी मतलब ग्रीनरी से संबंधित भी हो, और जो पशु हैं, जो स्तनधारी जो बाकी हैं उससे भी संबंधित। तो कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, जीवित संख्या, जीव लोगों की संख्या होनी चाहिए। 4 हैं। अब 4 देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास रीजन आता है कौन सा वाला भाई, हिमालय वाला रीजन, पूरा का पूरा हिमालय आता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। दूसरा आता है हमारे पास वेस्टर्न घाट, और इस वेस्टर्न घाट में श्रीलंका को भी शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है श्रीलंका इसमें शामिल है कि नहीं। तो वेस्टर्न घाट में मतलब बायोडायवर्सिटी की बात कर रहा हूं, इसमें श्रीलंका भी शामिल है वेस्टर्न घाट के साथ में। हमारे पास दूसरा हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास ये इंडो बर्मा रीजन, ये वाला पूरा का पूरा रीजन, यहाँ पर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को कहा गया है भारत देश का तीसरा कॉन्सेप्ट। आपको पता है जो 7 सिस्टर्स वाला रीजन है भारत की, वो बहुत ज्यादा ग्रीनरी है वहां पर, है ना, और इसीलिए टूरिज्म की हम कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मासिमराम, मेघालय में पड़ता है। बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हम क्या है, कटे हुए हैं, अपने ही देश से कटे हुए हैं। हम दूसरे देशों में घूमने जाना ज्यादा पसंद करते हैं कंपैरिजन टू अपने देश, जहां पर ऑलरेडी एक नेचुरल ब्यूटी है, सस्टेन करती है ना।
एक तो ये रीजन हो गया तीसरा, और चौथा हमारे पास सुंदरबन वाला डेल्टा। एक तो सुंदरबन का डेल्टा ये, और यहीं पर सुंदरबन के डेल्टा के साथ ही शामिल हमारे पास अंडमान निकोबार के आइलैंड्स। बहुत महत्वपूर्ण है सुंदरबन का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा दुनिया का सबसे उपजाऊ डेल्टा है, उसी के सब जो मुहाना है ना, वहीं पर सुंदरी सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। और जो वहां की बंगाल टाइगर है वो यहाँ के रहने के लिए अनुकूल है, और बंगाल टाइगर में तैर भी लेते हैं, है ना, बहुत इजी गोइंग है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट 1988 में नाम दिया था नॉर्मन मेयर ने। टोटल 35 साइट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, 4 साइट्स है भारत देश में। हिमालयन रीजन पूरा का पूरा, वेस्टर्न घाट प्लस श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन, और सुंदरबन। सुंदरबन में प्लस क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है ये, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। इससे क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं और आगे भी ये बनते रहेंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ते ये नहीं है ना, हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, रक्षा मंत्री ने क्या किया है भाई, आपको पता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES के लगभग 9,500 पदों को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है ना। क्यों निरस्त कर दिया गया है, आपको पता होगा। बहुत महत्वपूर्ण समिति थी रक्षा मंत्रालय की, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल BD सेकातकर समिति, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल DB सेकातकर। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इससे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल BD सेकातकर समिति। BD सेकातकर समिति का गठन किया था 2016 में, जब हमारे रक्षा मंत्री हुआ करते थे कौन, गोवा के मुख्यमंत्री। क्या नाम था भाई इनका नाम था मनोहर पर्रिकर, है ना। मनोहर पर्रिकर जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस कमेटी का गठन किया था 2016 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। वैसे संबंधित जो पैसा ज्यादा खर्च होता है रक्षा मंत्रालय में, इफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए इस समिति का गठन किया गया था। बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई हैं, याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, प्रॉपर चयन का इसमें जिक्र किया गया है बहुत डीपली। इसीलिए ये जो समिति है, इसकी जो सिफारिशें हैं उसको पब्लिकली नहीं किया गया है, आम जनता के पास ये रिपोर्ट नहीं है। थोड़ी बहुत सिर्फ जानकारी जो सरकार देना चाहती सिर्फ वही देती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी की रिकमेंडेशंस को मानकर MES सर्विसेज को 9,500 पदों को खत्म कर दिया गया। अब आप बोलेंगे सर फिर काम कैसे होगा, जो सिविलियन पद है रक्षा मंत्रालय के, उनसे काम लिया जाएगा, और जो छोटे मोटे काम है उसे आउटसोर्स के माध्यम से पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण आपके लिए सेकातकर कमिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास उड़ीसा। उड़ीसा के तट में आपको पता 8 लाख के करीब ओलिव टर्टल क्या आए थे, कछुए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ICUN की जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें वल्नरेबल, अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, ठीक। और ये हर साल आते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, उड़ीसा के तट में अंडे देते हैं, और फिर वो छोटे छोटे कछुए बहुत प्यारे लगते हैं, देखिएगा। फिर वो क्या करते हैं, फिर से पैदा होते साथ वापस लौट जाते हैं हजारों किलोमीटर की यात्रा में। तो क्या नाम है भाई, ऑलिव रिडले टर्टल, ठीक है, कछुए, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिपुरा की एक योजना आई है, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। में फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यह योजना, ठीक है भाई। क्या होगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं उनको, लास्ट ईयर के जो बच्चे होंगे उनको स्मार्टफोन लेने के लिए 5,000 रुपए तक क्या दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पास मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नई बनी है, उनका नाम है वीरा राणा। बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के बच्चे रट लें, वीरा राणा 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं। इन्हें मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। आपको पता है अभी कंट्रोवर्सी काफी चल रही थी, 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, तो उन सीटों पर क्या होना, उपचुनाव होना, इसलिए बहुत प्रमुख हो जाता है वीरा राणा। जो पहले थे हमारे चुनाव आयुक्त कहाँ के, मध्य प्रदेश के, वो थे NV लोहानी, है ना। क्या नाम था, NV लोहानी। इसके अलावा संजीवनी वाहन नाम का भी एक वाहन जारी किया गया मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। टॉप पेरेंट ऐप ये स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। और एक संकल्प योजना सिर्फ उमरिया जिले के लिए लॉन्च की गई है, बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। अतः हमारा करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।